हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द फार्म्स का लेट्स स्टार्ट लर्निंग। तो आज हम फिफ्थ सेमेस्टर की मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड के यूनिट 5 को देखेंगे, जिसमें हमें एंटी डायबिटिक एजेंट पढ़ने हैं। एंटी डायबिटिक एजेंट किस आ जाएगी, सल्फोनाइल यूरिया के बारे में पूछेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें टोल्यूटामाइड पे स्टार है। स्टार का मतलब ये है कि सिंथेसिस आएगी। अगर किसी ड्रग की सिंथेसिस दे रखी है, मतलब वो ड्रग पहले वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और टोल्बिटामाइड के साथ क्लोरप्रोमाइड भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। टोल्बिटामाइड में जैसे सी लग जाता है बेंजीन के ऊपर, इसमें क्लोरीन लग जाता है। यहाँ पे ब्यूटेन ऐड होगा तो यहाँ पे प्रोपेन ऐड होगा। मतलब ज़्यादा स्ट्रक्चर में डिफरेंस नहीं है, इसलिए जैसे टोल्बिटामाइड इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से क्लोरप्रोमाइड इंपॉर्टेंट है। बस क्लोरप्रोमाइड की सिंथेसिस इंपॉर्टेंट नहीं है। मेटफॉर्मिन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप इजीली मार्केट में देखते हो। क्योंकि अगर आप कहीं भी जाते हो, किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है, तो मैं जो आप मेजर ड्रग देखते हो मेटफॉर्मिन देखते हो। अगर किसी ने ट्रेनिंग करी होगी डी फार्म या बी फार्म के बाद, तो उसने उन्हें पता होगा कि उन्होंने हॉस्पिटल में देखा होगा वोगलिवोस, मेटफॉर्मिन, क्लिनिप्राइड, ये ऐसे ड्रग होते हैं जो हर पेशेंट को चलते हैं। उसके बाद ग्लाइकोसाइडेज इनहिबिटर में वोगलिवोस या कार्बोस, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें सल्फोनाइल यूरिया में टोल्बिटामाइड का, तो टोल्बिटामाइड का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। क्योंकि बहुत बच्चों को, अगर यहाँ पे हम स्टार्टिंग में टोल्बिटामाइड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, तो उसके बाद हमें ज़्यादा कुछ चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि आएगा तो आएगा, टोल्बिटामाइड ही आएगा। टोल्बिटामाइड के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे कि दे रखा है कि ये सल्फोनाइल यूरिया का डेरिवेटिव है एक तरह से। तो हमें पता है कि सल्फोनाइल यूरिया में क्या होता है, SO2। यूरिया में क्या होता है, NH, C डबल बॉन्ड O, NH2 CO NH2, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो हमें सबसे पहले बेंजीन बनानी है। सल्फर ग्रुप, SO2 आ गया, यूरिया NH, C डबल बॉन्ड O NH, और यहाँ पे कुछ जो ऐड होगा। अब हमें पढ़ना है टोल ब्यूटामाइड। मतलब यहाँ टोलविन सा कुछ आ रहा है, तो यहाँ पे CH3 जोड़ दो क्योंकि टोलविन बन गया ये। और ब्यूटा आ रहा है, ब्यूटेन जोड़ दो, C4H9 जोड़ दो। इसी तरह से क्लोरप्रोमाइड बन जा सकता है, क्लोरप्रोमाइड सेम स्ट्रक्चर बनाओ। सल्फोनाइल यूरिया का डेरिवेटिव है ना, SO2 NH, C डबल बॉन्ड O NH। क्लोरप्रोमाइड यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दो, और प्रोपोमाइड में यहाँ पे प्रोपेन जोड़ दो, C, तीन बार C डाल दो, पैरेंसी बराबर का क्लोरप्रोमाइड हो गया ये। तो ये सल्फोनाइल यूरिया हो गया। अगर इसकी सिंथेसिस भी इंपॉर्टेंट है, उससे पहले हम देखते हैं व्हाट इज इंसुलिन। उससे पहले देखते हैं डायबिटीज़ क्या होता है। डायबिटीज़ जो होता है वो, उसमें क्या होता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है शुगर लेवल, जिसे हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया ये इंपॉर्टेंट है। हाइपरग्लाइसीमिया ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है बस वही हम डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिस्कस करेंगे नहीं। क्योंकि एग्जाम में जो आने वाला है, कल एग्जाम में एक तरह से मान लेते हैं, या मैं अपने लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरा एग्जाम आएगा, तो मैं इस वीडियो को देख सकूँ और पढ़ सकूँ। डायबिटीज़ में क्या होता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है, जैसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, जिसमें बहुत सारी टर्म्स है, जैसे पॉलिप्सिया, पॉलीयूरिया, ग्लाइकोसूरिया और पॉलीडिप्सिया। ये सब जो टर्म है वो देख लूँगा मैं। और उसके बाद क्या देखना है, उसके बाद देखना है कि हमारे पास जो सल्फोनाइल यूरिया का उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। सबसे पहले सबके मोड ऑफ एक्शन मैंने यहाँ लिख रखे हैं। जैसे कि सल्फोनाइल यूरिया क्या करता है, ये ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करेगा, ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को। उसके बाद हम बायोगनाइट्स में मेटफॉर्मिन देखते हैं। मेटफॉर्मिन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। ये AMP एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट काइनेज को एक्टिवेट करता है, जो कि ग्लाइकोनियोजेनेसिस डिक्रीज करता है। ग्लाइकोनियोजेनेसिस मतलब नाम से ही पता चल रहा है क्या है, कुछ ये जो है कुछ नया बना रहा है, मतलब कि ये नॉन कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट बना रहा है। नॉन कार्बोहाइड्रेट जैसे हो गया आपका लिपिड, प्रोटीन, उनसे कार्बोहाइड्रेट बना रहा है। कार्बोहाइड्रेट में जैसे ग्लूकोज। तो अगर ये ग्लाइकोनियोजेनेसिस को ही इनहिबिट कर देता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस जैसे इनहिबिट हो गया, ये जो है कन्वर्जन होगा ही नहीं, नॉन कार्बोहाइड्रेट बनेगा नहीं, मतलब ग्लूकोज बढ़ेगा ही नहीं, ग्लूकोज कम होगा, जिससे कि जो है ये हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की तरह काम करेंगे। ग्लाइकोसाइडेज इनहिबिटर बहुत ईजी है। ग्लाइकोसाइडेज इनहिबिटर में कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है, जो जो इंटेस्टाइन में ब्रश बॉर्डर सेल्स होते हैं, ऐसे ब्रश बॉर्डर सेल्स होते हैं, ये पॉलीसेक्राइड यहाँ पे आ चुके हैं यहाँ से, और ये मोनोसेक्राइड में टूटेंगे ग्लाइकोसाइडेज की वजह से, अल्फा ग्लाइकोसाइडेज की वजह से ये टूटेंगे। तो यहाँ पे जो पॉलीसेक्राइड है वो मोनोसेक्राइड में टूटते हैं, जैसे ग्लूकोज में ब्रेकडाउन होता है, जिसका एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन ग्लाइकोसाइडेज को इनहिबिट कर देते हैं, तो ये ब्रेकडाउन नहीं हो पाता, जिससे कि ये जो पॉलीसेक्राइड है वो यहाँ पे आ जाते हैं। पॉलीसेक्राइड के होने से क्या होता है, पॉलीसेक्राइड के होने से ये होता है कि जो है ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, और ऐसे ही ये एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं स्टूल में। हाँ, तो इससे जो स्टूल में ये पास आउट हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि इससे क्या क्या जो है साइड इफेक्ट होता है, वो लूज मोशन है।
लूज मोशन, क्योंकि हैवी पार्टिकल्स जब रहेंगे तो आपका स्टमक फुलफिल रहेगा। तो ये मोड ऑफ एक्शन हो गया। फर्स्ट जो सल्फोनाइल यूरिया का था वो था, ये एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करता है, जिससे कि डेपोलेशन होता है, जिससे कि कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं, और उसके बाद इंसुलिन ब्लड में जाके जो है अपना काम, अपना वर्क परफॉर्म करता है। मेटफॉर्मिन क्या होता है, एम एडेनिसाइन मोनोफॉस्फेट काइनेस एक्टिवेट करता है, ग्लाइकोनेजनेसिस कम करता है, थायोजोलेटिन डायोन्स में रियो ग्लिटाजोन और पियो ग्लिटाजोन, इसको ऐसे याद कर, रोजी ग्लिटाजोन को और पियो ग्लिटाजोन होते हैं। रोजी ग्लिटाजोन ऐसे याद करने का तरीका इसका, रोजी पियो ग्लिटाजोन, रोजी पियो ग्लिटाजोन। मैग्लीटिनाइड्स में रेपाग्लिनाइड, नेटिग्लिनाइड पोटेशियम एटीपी को ब्लॉक करते हैं, जैसे कि सल्फोनाइल यूरिया काम करता है, वैसे ही जो है मैग्लीटिनाइड काम करता है। ग्लाइकोसाइड इनहिबिटर में अकार्बोस और वोग्लिबोस, ये होते हैं। अब जो डायबिटीज़ होती है, अब सिंपल सिंपल याद करते हैं, डायबिटीज़ जो होती है वो दो तरह की होती है, टाइप 1 TYP टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो होती है वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस होती है, और टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस होती है। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस जो होती है वो यंग एज में होती है, जो कि 20 से या 30 से कम एज होती है, 20 से कम एज होती है उनको होती है, जबकि ये ओल्ड एज में होती है। इसमें देखा गया मोटापा जो ओबेसिटी होता है एक अनकॉमन फैक्टर होता है। जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है फर्स्ट जो है टाइप फर्स्ट, उसमें ओबेसिटी जो मोटापा होता है वो अनकॉमन होता है, जबकि टाइप 2 में जो होता है ओबेसिटी जो होता है एक कॉमन फैक्टर होता है। उसके बाद जो होता है इसका ट्रीटमेंट जो होता है, आप या तो फिजिकल एक्टिविटी से इसे ट्रीट कर सकते हो, या ये मेडिसिन जैसे इंसुलिन को लेकर कर सकते हो। तो जो टाइप 1 है, टाइप 1 की एक मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, ये ऑटोइम्यून भी कह सकते हो, इसे ऑटोइम्यून भी कह सकते हो, क्योंकि जो बीटा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं, क्योंकि एंटीबॉडी डेवलप होती है अगेंस्ट बीटा सेल्स। और जबकि टाइप 2 जो होता है, टाइप 2 जो होता है उसमें कि जो सेल्स होते हैं, जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, या जो कि टारगेटेड सेल्स होते हैं, टारगेटेड सेल्स होते हैं, वो हो चुके होते हैं रेजिस्टेंट। तो इसमें आएगा क्या, इसमें आएगा इंसुलिन। इंसुलिन सबको बेंटिंग एंड बेस्ट 1920 में उन्होंने अपने डॉग से निकाला था। उसके बाद काउ से निकाली गई, पिग से निकाली गई। जो काउ से निकाली गई उसे बोवाइन कहते हैं, जो पिग से निकाली गई पोर्सिन कहते हैं, पोर्सिन पोर्सिन। और उसके बाद ह्यूमन रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से वो अब यूज़ होता है, जैसे एस्चेरिचिया कोलाई इकोलाई बैक्टीरिया पे यूज़ होता है, इकोलाई एस्चेरिचिया कोलाई नाम था, ESCHERI एस्चेरिचिया कोलाई करके जो बैक्टीरिया है उस पर इकोलाई एस्चेरिचिया कोलाई पे कोलाई से जो यूज़ किया जाता है। पहले पहले उन्होंने बेंटिंग बेस्ट निकाली थी 1920 में डॉग से, उसके बाद काउ से यूज़ किया गया बोवाइन, पिग से पोर्सिन, लेकिन इसका जो कि एलर्जी थी, ये एलर्जी कॉज करते थे, इसकी वजह से बाद में जो कि ह्यूमन रिकमेंड डीएनए टेक्नोलॉजी इकोलाई बैक्टीरिया पे, इलाई लिली का आपने नाम सुना होगा, तो ये सब हुआ है। उसके बाद अगर देखते हैं हम कि हमने ये देख लिया टाइप 1 टाइप 2 क्या होते हैं। उसके बाद इंसुलिन प्रिपरेशन में क्या होता है ना कि अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, उसका शॉर्ट एक्टिंग एग्जाम्पल भी लिखेंगे, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग। जिसने ट्रेनिंग करी होगी उसे बड़ी जल्दी याद आ जाएगा कि ये एम्प्यूल्स में आते थे, एम्प्यूल्स आते हैं, बाइल्स आते हैं इनके, ठीक है। और नाम भी याद हो, ग्लार्जिन, रेगुलर बेस लोग। तो हम शॉर्ट एक्टिंग से करते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग का भी थोड़ी देर छोड़ देते हैं। शॉर्ट एक्टिंग में आते हैं इंसुलिन, रेगुलर, इंटरमीडिएट में NPH, न्यूट्रल प्रोटामिन करके होता है ये। और लॉन्ग एक्टिंग में क्या आता है, लॉन्ग एक्टिंग में आता है ग्लार्जिन, इंसुलिन ग्लार्जिन। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में एस्पार्टेट करके आता है, एस्पार्टेट। उसके बाद अगर हम इसकी ड्यूरेशन देखें तो ये 6 से 8 घंटे ड्यूरेशन होगी, इसकी थोड़ी सी ज़्यादा होगी 20 से 24 घंटे, और ये 24 आवर्स ड्यूरेशन होगी। अगर इसमें हमें दो चीज़ें और याद रखनी है, ऑनसेट ऑफ एक्शन, पीक भी याद रखनी होती है। ये तो ड्यूरेशन हो गई 6 से 8 घंटे, 20 से 24 घंटे, 24 घंटे। अगर इसकी पीक को देखना है तो 3 से 4 घंटे इसकी पीक होगी, इसको आधा कर दो, 6 से 8 घंटे इसका वो कर दो, पीक कर दो, और ऑनसेट ऑफ एक्शन आधे घंटे से 1 घंटे, ऐसे कर सकते हैं। अब टोलब्यूटामाइड का जो स्ट्रक्चर था अगर आप उसको याद हो, कुछ नहीं करना, सल्फोनाइल यूरिया का डेरिवेटिव है, सल्फोनाइल यूरिया। C4H9 टोलब्यूटामाइड की बात कर रहे हैं, CH3 क्लोरप्रोमाइड। जो स्ट्रक्चर बनाने से याद होंगे आपको, ऐसे याद नहीं होने वाले।
ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन, इधर नहीं आएगा, इधर आएगा क्लोरीन में, ठीक है। अब इसका मोड ऑफ एक्शन तो देख लिया कि हमने क्या होता है कि बीटा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं, यहाँ पे ग्लूट होता है, ग्लूट, यहाँ से ग्लूकोस आएगा, ग्लूकोस एंटर आएगा, ग्लूकोस आएगा, वो एटीपी बनाएगा। यहाँ पे होते हैं पोटेशियम वाले, पोटेशियम चैनल होते हैं जो एटीपी सेंसिटिव होते हैं, एटीपी सेंसिटिव होते हैं। और यहाँ पे कैल्शियम चैनल होते हैं, और यहाँ पे स्टोरेज वेसिकल्स में आपके इंसुलिन, प्रो इंसुलिन भरा है, इंसुलिन भरा है, प्रो इंसुलिन भरा है। अब ये सब काम होता है कि ग्लूकोज आता है, ये इसे एटीपी सेंसिटिव पोटेंशियल को ब्लॉक कर देता है, तो यहाँ पे पोटेशियम के कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाती है। जब पोटेशियम अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो डीपोलराइजेशन होती है, ठीक है, और उसके कैल्शियम अंदर आता है, ये नॉर्मल मैकेनिज्म। लेकिन जब ग्लूकोज एंटर ही नहीं कर रहा, ग्लूकोज एंटर ही नहीं कर रहा, तो एटीपी बन नहीं रही, और जिससे कि ये ओपन है, बाहर जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है। अब क्या होता है कि अगर इस पॉजिटिव चार्ज को रोकना है तो यहाँ पे होता है सल्फोनाइल यूरिया रिसेप्टर, उस पर आता है सल्फोनाइल यूरिया, सल्फोनाइल यूरिया मतलब आपका आगे टोल्बिटामाइड सल्फोनाइल यूरिया को एक्टिवेट करता है, सल्फोनाइल यूरिया इसको ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने के बाद पोटेंशियल ब्लॉक हो जाते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगता है, डिपोलेशन कॉज करता है, डिपोलेशन कॉज करता है, कैल्शियम अंदर आता है, कैल्शियम इसको स्टोरेज वेसिकल पे आता है, यहाँ से रिलीज हो जाता है इंसुलिन, इंसुलिन ब्लड में जाता है। अब हमने सेल्स देखते हैं, 2-3 तरह के सेल्स होते हैं। अगर पेनक्रियास की बात करें, पेनक्रियास की बात करें, पेनक्रियास की बात करें तो इसमें आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस होता है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स, और एक पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स भी होते हैं। अल्फा सेल्स ग्लूकागोन निकालते हैं, GLU का ग्लूकागोन। बीटा सेल्स इंसुलिन रिलीज करते हैं, इंसुलिन। डेल्टा सेल्स सोमेटोस्टेटिन्स, और ये पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड होते हैं, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड होते हैं। ग्लूकागोन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, इंसुलिन उसका अपोजिट करता है, ये डिक्रीज करता है। सोमेटोस्टेटिन का काम जो है आपने 2-3 जगह देखा होगा, ये ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन भी होता है, और पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड ये रिलीज करवाता है पेनक्रियाटिक जूस को। तो अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, तो वहाँ पे यूज़ करना है किसको, इंसुलिन को, ये बॉडी को पता होता है। और अगर ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है तो वहाँ पे ग्लूकागोन का काम होगा, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा। तो हमें मेन फोकस करना है इस इंसुलिन को बढ़ाने पे, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज है। उसी के लिए हम हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट या एंटीडायबिटिक एजेंट को पढ़ते हैं। कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, सबसे पहले आपने देखा कि क्लासिफिकेशन क्या था, इंसुलिन प्रिपरेशन, सल्फोनाइल यूरिया, बाइगोनाइट्स, थायोजोलिन डायोन्स, मैग्नेटिनाइट्स, और ग्लाइकोसाइडेज इनहिबिटर। इंसुलिन प्रिपरेशन में आपने देखा रेगुलर, NPH और ग्लार्जिन, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग। सल्फोनाइल यूरिया में आपने देखा यहाँ पे आपका आ गया टोल्बिटामाइड, क्लोरप्रोमाइड, यहाँ पे ग्लिसराइड और ग्लाइकोसाइड, ये हो गया फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन। बाइगोनाइट्स में आपने देखा मेटफॉर्मिन, थायोजोलिन डायोन्स में रोजीग्लिटाजोन, पियोग्लिटाजोन। मैग्नेटिनाइट्स में यहाँ पे रेपिग्लिनिनाइड और नेटिग्लिनाइड, और ग्लाइकोसाइडेज इनहिबिटर में आएगा एकार्बोस और वोग्लिवोस। इंपॉर्टेंट सिर्फ टोल्बिटामाइड का स्ट्रक्चर, अगर आपको कल एग्जाम है, टोल्बिटामाइड का स्ट्रक्चर, क्लोरप्रोमाइड का स्ट्रक्चर, वोग्लिवोस का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, और मेटफॉर्मिन का स्ट्रक्चर ईजी है, तो ये सब आपको पढ़ना है।